Hello friends, welcome ऑल ऑफ यू ऑन आवर चैनल विजन एमपीपीएससी। अभी आज जो है हम पॉवर्टी के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसका हिंदी में रूपांतरण अगर आप करोगे तो इसका गरीबी कहते हैं। इकोनॉमिक्स क्लासेस है और ये अभी जनवरी में जो 2019 का एमपीपीएससी मेंस होने वाला है उसमें भी ये आपको हेल्प करेगा, और इसी के साथ साथ जो बाद में आपके 21 में भी जो मेंस होने वाला है उसमें भी ये आपको मदद करेगा। ठीक है, तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। पॉवर्टी क्या होती है, ये इसके बारे में दिया हुआ है। पॉवर्टी इज अ स्टेट और कंडीशन इन विच अ पर्सन और कम्युनिटी लैक्स द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड एसेंशियल फॉर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यानी कि जो न्यूनतम क्या बोलते हैं आप उसको, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जीवन स्तर, न्यूनतम जीवन स्तर के लिए एक व्यक्ति के पास जो वित्तीय संसाधन होने चाहिए उनका अभाव गरीबी कहलाता है। पॉवर्टी मीन्स द इनकम लेवल फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इज सो लो दैट द बेसिक ह्यूमन नीड्स कांट बी मीट। ठीक है, आप चाहें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आप इसको 3 मार्कर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या है कि गरीबी का मतलब है कि मतलब जब 3 नंबर में लिखने की बारी आएगी ना तो इसको भी हटा सकते हैं, सीधे लिखें कि रोजगार से आय का स्तर इतना कम है कि बुनियादी मानवीय जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने जब 2017 में आया था तो इसने इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के लिए एक फिगर दी थी, जो क्या दी थी, यूएस डॉलर में अगर आप बात करें तो 1.90 पैसा, सॉरी 1.90 डॉलर। ठीक है, अगर आप इसको भारत के अगर रुपये में देखेंगे तो आज की डेट में अपना $1, $1 जो है वो कितना हो गया है, 80 रुपये के हिसाब से हो गया है। ठीक है, और उसमें 90 और है तो वो लगभग 150 155 के आसपास आएगा, है ना। तो इतना अगर कोई व्यक्ति पर डे नहीं कमा रहा है तो, या इससे कम कमा रहा है तो वो कौन है, बिलो पॉवर्टी लाइन में आता है। ठीक है, पॉवर्टी, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, फिर हम है अगला क्या है कि टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, ये जो दोनों हैं ये 3 मार्कर में आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ भी चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी कि निरपेक्ष गरीबी, और रिलेटिव पॉवर्टी यानी कि सापेक्ष गरीबी। ठीक है, तो इसमें दो चीजें हैं, एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और दूसरी कौन सी होती है, रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स में आपके आ सकते हैं। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है कि आपके पास आपकी इनकम या आपकी आय इतनी कम है कि जो बेसिक ह्यूमन नीड होती है, जैसे जिसको रोटी कपड़ा मकान कहते हैं, आप उसको भी अपने आश्रितों की पूर्ति, अपने आपके ऊपर जो आश्रित है उनकी, उनको आप रोटी कपड़ा मकान भी नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हो, तो वो जो है वो कौन सी पॉवर्टी होती है, वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है। ठीक है, और रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है, ये कंपेरेबल पॉवर्टी होती है। इसमें है ना सीधा क्या है, कंपेयर किया जाता है किससे, आपके आसपास रहने वाले लोगों से। ठीक है, आपके आसपास रहने वाले लोगों से इसमें कंपेयर किया जाता है। इट इज डिफाइंड फ्रॉम द सोशल perspective, the living standard compared to the economic standard of population living in the surrounding। ठीक है, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड में जैसे कि मान लीजिए कि ये एक एरिया हो गया, ठीक है, यहाँ पे, और ये आपने डिवाइड कर दिया, ये एक इनकम ग्रुप हो गया, ये एक इनकम ग्रुप हो गया, और इन दोनों को आप कंपेयर कर रहे हो, तो ये क्या हो गया आपका रिलेटिव पॉवर्टी, यानी कि क्या, सापेक्ष गरीबी। और निरपेक्ष गरीबी क्या है कि आपकी आय इतनी कम है कि जो बेसिक नीड है, यानी कि जो बुनियादी आवश्यक चीजें हैं, रोटी कपड़ा और मकान, उसकी भी पूर्ति ना कर पाना क्या होती है, निरपेक्ष गरीबी होती है। ये 3 मार्कर में आपको दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ घरेलू आय बुनियादी जीवन स्तर यानी कि भोजन आश्रय आवास को बनाए रखने के लिए एक आवश्यक स्तर से नीचे है। यह स्थिति विभिन्न देशों के बीच और समय के साथ तुलना करना संभव बनाती है। ठीक है, इसे पहली बार 1990 में पेश किया गया था। डॉलर एक दिन गरीबी रेखा ने दुनिया के सबसे गरीब देश के मानकों से पूर्ण गरीबी को मापा था, और 2015 में विश्व बैंक ने इसे प्रतिदिन 1.9 डॉलर कर दिया था। ठीक है, हम इस पे बात कर चुके हैं। सापेक्ष गरीबी क्या है कि इसे सामाजिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया जाता है कि आसपास रहने वाले आबादी के आर्थिक मानकों की तुलना में जीवन स्तर क्या है, इसलिए यह आय असमानता का एक उपाय है। ठीक है, हाँ, इससे आपको ये भी समझ में आता है कि आय असमानता कितनी है, उसका भी पता चलता है। ठीक है, क्या पता चलता है, आय की असमानता का। आमतौर पर सापेक्ष गरीबी का औसत आय के कुछ निश्चित अनुपात से कम आय वाली जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है। ठीक है, यूजुअली क्या होता है कि रिलेटिव पॉवर्टी इज मेजर्ड एज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन विद इनकम लेस देन सम फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ मिडिल इनकम। यानी कि जो माध्यमिक आय होती है उस आय से कुछ निश्चित परसेंटेज के नीचे जो जो गरीबी होती है, उसके मापन के लिए रिलेटिव
जो पॉवर्टी होती है हम उसका मापन करते हैं। ठीक है, तो आप ये दोनों टर्म्स को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या हुआ था कि भारत सरकार ने 1979 में एक समिति का गठन किया था। ठीक है, आप देख सकते हैं अलाक समिति। इसने क्या बताया था कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के लिए कैलोरी के आधार पे इसने गरीबी रेखा को निर्धारित किया था। ठीक है, कैलोरी के आधार पे क्या बताया कि जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पे 2400 और शहरी क्षेत्र है तो वहाँ पे 2100 जो कैलोरी है वो गरीबी रेखा है। यानी कि अगर इससे कोई इस स्तर से अगर किसी कोई व्यक्ति कम कैलोरी ग्रहण कर रहा है तो वो गरीबी रेखा के नीचे आता है। और रंग राजन समिति एक बनी थी कब, 2015 में। तो इसने आय के आधार पर बताया था, गरीबी का अनुमान किया था। इसने मानसिक व्यय के लिए 1407 शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में 972। ठीक है, तो आप अंतर भी देख सकते हैं यहाँ पे कैसे है, क्योंकि शहरी क्षेत्र थोड़ा महंगा होता है, ग्रामीण क्षेत्र थोड़ा सस्ता होता है। वहीं अगर आप कैलोरी देखोगे तो ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा दम लगती है और शहरी क्षेत्र में कम लगती है, क्योंकि यहाँ पे खेती किसानी वाला एरिया रहता है, यहाँ पे वो वाला एरिया नहीं होता है। और ये एमपीआई में 3 आयाम हैं और 10 संकेतक हैं, आप ये यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये फोटो कहाँ से ली गई है, ये ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के माध्यम से ये जो पिक है ये लिया गया है। आप इसकी सहायता से इनको देख सकते हैं कौन कौन से 3 इंडिकेटर होते हैं, हेल्थ होता है, एजुकेशन होता है, लिविंग स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, फिर इसमें इन्होंने अलग अलग इसको बांटा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। फिर जो है ये हो गया, क्योंकि ये क्या है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम है ना, फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि जो गरीबी है इसके आखिरकार कारण क्या है, क्या कारण है जिसके कारण हमें गरीबी देखने को मिलती है। तो बेसिकली अगर आप इसको चाहें ना तो इसको आप सोशलिज्म यानी सोशल, ठीक है, एक हो गया आपका सोशल और एक हो गया आपका इकोनॉमिक, इकोनॉमिक और तीसरा क्या हो गया पॉलिटिकल। ठीक है, इन तीन तीन फैक्टरों में आप बांट के इसके रीजन को देख सकते हो। ठीक है, अब जैसे अगर आप देख सकते हैं कि राइजिंग पॉपुलेशन रैपिडली, है ना, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा रीजन है ही ना कि ये जो तेजी से बढ़ती जनसंख्या है, कृषि की उत्पादकता कम है हमारे यहाँ, लगभग मतलब 50% से ज्यादा लोग इस पे निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। मगर उसके बाद भी हमारा देश गरीब है, तो वो क्यों है, क्योंकि कृषि की उत्पादकता हमारे यहाँ कम है। ठीक है, कम उपयोग किए गए साधन संसाधन, मतलब हम अंडर यूटिलाइज रिसोर्स, हमारे पास रिसोर्स भी बहुत अच्छे हैं मगर हम उसका पूरी तरीके से दहन नहीं कर पा रहे हैं। ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो एक तो क्या हो गया कि हमारे पास फंड जो है वो कम है। इसी के अलावा हमारे पास क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी है वो भी हमारे पास अच्छी वाली थोड़ी कम है। वैश्विक स्तर पर अगर तुलना करें तो हमारी टेक्नोलॉजी निचले स्तर की है। इसके साथ ही साथ जो स्किल्ड लेबर होती है ये भी हमारे पास कम है। चाइना से तुलना करने पर ये अगर हम देखेंगे ना तो हमारे यहाँ लगभग 60 से 70% स्किल्ड लेबर की कमी है, चाइना से अगर आप तुलना करोगे तो। लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा होता है उससे जो हमें आउटपुट मिलता है उसका रेट जो है वो बहुत कम है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आपने कोई सा एजुकेशन सिस्टम शुरू कर दिया या आपने कोई सी फैक्ट्री शुरू कर दी, है ना। अब आपने सोचा कि यार ये 1 साल में लगभग 1000 रोजगार पैदा करेगी। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया जा रहा है ना। अब आपने सोचा कि 1000 करेगी, मगर इसको 1000 तो इसने करे मगर कितने दिन में कर दिए, इसने 5 साल लगा दिए। आपने सोचा कितना था कि ये 1 साल में करेगी। तो आर्थिक विकास की जो दर है हमारे यहाँ वो बहुत धीमी दर है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीजें ये आ जाती हैं कि जो नक्सलवादी एरिया है, जैसे अगर आप देखेंगे कि झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है, और आपका छत्तीसगढ़ वाला एरिया हो गया, तो ये क्या है, खनिज संसाधनों की दृष्टि से काफी रिच हैं, मगर यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत कम है। रीजन क्या है इसके पीछे, एक रीजन तो ये नक्सलवाद को ही माना जाता है। क्यों माना जाता है, कि कोई भी इन्वेस्टर जो है अपना पैसा लगा के वहां पे नुकसान नहीं झेलना चाहता। और ये जो नक्सली होते हैं ये क्या करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम से, अगर जैसे मान लीजिए कि आपने रोड बना दिए, ठीक है, आपने स्कूल बना दिए, तो ये क्या करते हैं कि इनको तोड़ देते हैं। स्कूल का तो पता नहीं मगर रोड वगैरह तो ये उखाड़ ही देते हैं, ये तो कई बार आपने मूवियों में भी देखा होगा। तो इस कारण से क्या होता है कि आर्थिक विकास जो है पर्याप्त रूप में नहीं हो पाता है। मूल्य वृद्धि, इन्फ्लेशन, ठीक है, तो इन्फ्लेशन आप देख ही सकते हैं कि ये किस तरीके से दिमाग खराब करता है लोगों का, है ना। अगर आप सिलेंडर को ही देखेंगे, सिलेंडर देखिए, पेट्रोल देखिए, तो इसके कारण क्या हो रहा है, जैसे सिलेंडर अगर एक टाइम पे अगर 100 रुपए का मिलता था तो वो आज की डेट में 1000 का मिल रहा है। तो सीधा सीधा यहाँ पे 900 रुपए की वृद्धि हो गई है। ठीक है, मगर वहीं अगर आप इसको इनकम से कंपेयर करोगे
ठीक है। इनकम से अगर आप कंपेयर करोगे तो पहले जब ये 10 रुपये 100 रुपये का मिलता था सिलेंडर, तो उस टाइम पे मान लीजिए कि इनकम आपकी होगी 60 रुपये, और अब जब ये 1,000 का हो गया है तब आपकी इनकम कितनी है, 500 रुपये। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन जिस गति से बढ़ा है उस गति से आपकी इनकम नहीं बढ़ी है। तो ये भी एक कारण हो जाता है इन्फ्लेशन का। और अभी हाल ही में तो कोरोना के बाद से हमने इन्फ्लेशन तो बहुत ही ज़्यादा देखा है, जिस कारण से हर किसी की कमर टूट गई है। ठीक है। फिर दूसरा क्या रीज़न आ जाता है, बेरोज़गारी। तो बेरोज़गारी तो है ही, क्योंकि आपके पास जब आय के साधन ही नहीं है, इनकम सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, तो आप खर्च कैसे करोगे? अब जब खर्च ही नहीं करोगे तो क्या होगा, आप ऑटोमेटिकली गरीब बन जाओगे। ठीक है। और ये जो सिचुएशन है ये अभी कोरोना टाइम पे हमने काफ़ी देखी भी थी। ठीक है। जब हमारा वो आया था जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, तो उसमें हमने देखा भी था कि कैसे ये जो कोरोना है इसने गरीबी और अमीरी की जो खाई है वो बहुत बढ़ा दी है ना? ये जो खाई है गरीबी और अमीरी की, ये बहुत बढ़ गई है। फिर सातवां क्या है, पूंजी और सक्षम उद्यमिता की कमी। अब यहाँ पे क्या है, कल्चर की बात आ जाती है कि आप देखते होंगे कि चाइना में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, जबकि चाइना ने जब शुरुआत करी थी तो वो भारत के साथ ही था, मगर एकदम से वो आगे बढ़ गया। ठीक है। तो यहाँ पे संस्कृति यानी कि कल्चर और सोशल एनवायरनमेंट का अंतर आ जाता है कि वहाँ पे उन लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए काफ़ी वो बनाया था, एनवायरनमेंट बनाया था उद्यम शुरू करने के लिए। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ है सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब का हमारे यहाँ क्रेज़ है। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो भाई पॉलिटिक्स का हमारे यहाँ क्रेज़ है, मगर हमारे यहाँ ये क्रेज़ नहीं है कि हम रोज़गार पैदा करें लोगों के लिए। ठीक है। अब ये क्या है कि इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी यानी कि गरीबी का क्या-क्या प्रभाव पड़ता है। लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तो होगा ही होगा कि जब आपके पास गरीब लोग हैं, जैसे अफ्रीका ही है, ठीक है। अफ्रीका के पास कितने संसाधन हैं, मगर वहाँ पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। इंक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब आपके पास जब सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो खर्चे करने के लिए आप लोन लोगे, और अगर जब लोन लोगे तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। पुअर परफॉर्मेंस इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड पे ही काम करता है। तो जब पॉवर्टी आपके पास रहेगी तो ये तीनों के स्तर आपके यहाँ कम रहेंगे, तो आपकी एचडीआई भी कम रहेगी। माल न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम रहेगी, यानी कि क्या, कुपोषण और निम्न पोषण की समस्या या अल्प पोषण की समस्या रहेगी। क्योंकि क्यों रहेगी, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं होगा। जब पैसा ही नहीं होगा तो आप खाना क्या खाओगे, भोजन के लिए आपके पास पैसे ही नहीं रहेंगे। और ये क्या करेगा, जो एचआरएम है यानी कि ह्यूमन रिसोर्स है ना, एचआर ह्यूमन रिसोर्स रहेगा भारत का, वो प्रभावित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माल न्यूट्रिशन से क्या करेंगे, आप बीमार पड़ोगे, और बीमार पड़ने के बाद क्या होगा कि आपके काम करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है। फिर पांचवा रीजन क्या है हमारा, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये भी सीधा सीधा हेल्थ से जुड़ा हुआ है। ठीक है। कि आपके पास पैसे नहीं है, आप ठीक से पोषण ले ले पा रहे हो, पोषण नहीं लोगे तो आप बीमार पड़ोगे, और बीमार अगर ज्यादा पड़े तो क्या हो जाएगा कि जो जीवन जीने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। जैसा आपको याद होगा कि जब हम ब्रिटिश शासन पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ जो वो होती है, जीवन प्रत्याशा होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो गिर के कितनी हो गई थी, 32 ईयर्स हो गई थी। मतलब इससे ऑन एन एवरेज भारत में पुरुष, मतलब व्यक्ति जो है वो 32 साल जीता था। इट में लीड टू इंक्रीज इन क्रिमिनल एक्टिविटी, ये क्रिमिनल एक्टिविटी को बढ़ने में बड़ा जोर देते सकते हैं। अब जो गरीबी है वो कैसे क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ाएगी? भाई सीधी सी बात है ना यार, कि अगर किसी के पास रोजगार के कोई साधन उपलब्ध नहीं है तो वो क्या करेगा? जो चीज, मतलब सीधी बात है ना, आपने सुनी होगी कि जो चीज आपके पास नहीं है, ठीक है, जो चीज आपके पास नहीं है उसे क्या करो, छीन लो, है ना? ये फिर इस पे उतर आते हैं, फिर उनको ये भी नहीं लगता कि हम जेल जाएंगे या कुछ होगा। तो इस तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटी भी बढ़ने को देखने को मिल सकती है आपको। ठीक है। फिर दूसरा कौन सा है कि प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज में इंक्रीज। जो गरीबी है वो क्या करेगी कि बाल मजदूरी को बढ़ा, बाल श्रम को बढ़ा देगी, और बाल विवाह को भी बढ़ा देगी। बाल श्रम कैसे बढ़ा देगी? क्योंकि जब पैसे ही नहीं रहेगा तो एजुकेशन कौन देगा भैया उनको? अब जब एजुकेशन ही नहीं मिलेगी तो खाने के लिए कौन देगा? जब खाने के लिए पैसा नहीं होगा तो इनको कमाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? बाहर जाना पड़ेगा। तो ऐसे ये चाइल्ड लेबर बढ़ जाएगी। अब जो मेल बॉयज हैं, ठीक है, मेल जो होते हैं बाल में बच्चों में, वो तो बाहर चले जाएंगे कमाने के लिए, और जो लड़कियां रहेंगी, फीमेल रहेंगी, उनकी क्या कर देंगे, शादी कर देंगे। तो गरीबी क्या करेगी, बाल श्रम भी बढ़ा देगी, बाल विवाह भी बढ़ा देगी, और क्या होगा कि डाउनफॉल इन इथिकल एंड सोशल वैल्यू। और ये गरीबी क्या करेगी, क्योंकि क्या है ना, सबसे बड़ी बात ये है कि भाई सबसे बड़ी भूख जो होती है ना, वो भूख, मतलब
पेट भरने की भूख होती है। आप है ना अगर कभी भूखे रह जाइए, आपको 4 दिन की पुरानी रोटी भी इतनी अच्छी लगेगी ना, आपको अमृत मिल जाएगा। मगर जब ये नहीं मिलता है ना तो लोगों के अंदर जो नैतिकता है उसका पतन हमें देखने को मिलता है। सामाजिक मूल्य जो है वो प्रभावित होने लग जाते हैं। तो ये इफ़ेक्ट है जो आपको आपके पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और ये जो आपके 2019 का मेंस वगैरह होगा ना तो उसमें भी आपको काफ़ी मदद करेगा। ठीक है? तो इसको इन चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब बात ये आती है कि भाई प्रॉब्लम भी बता दी या कारण भी बता दिया, उसके प्रभाव भी देख लिया हमने। अब ये है कि भाई कि इसको कम कैसे करें? तो कम करने के लिए आप इसको जैसे कि मान लीजिए ये अगर आपकी शीट रहेगी ना, है ना? तो इसमें ये लाइन रहेगी इस टाइप में। तो जब आप लिखने की बारी आएगी ना तो ऊपर हेडिंग दे दी आपने यहाँ पे क्या कि सॉल्यूशन टू डिक्रीज़ और डिमिनिश पॉवर्टी, गरीबी कम करने के समाधान या गरीबी कम करने के समाधान। फिर है ना इसको यहाँ पे ऐसे चार्ट बना करके यहाँ पे लिखिएगा आप शॉर्ट टर्म मेजर यानी कि अल्पकालिक उपाय और लॉन्ग टर्म मेजर है यानी कि दीर्घकालिक उपाय, यानी कि भारत सरकार तत्काल क्या-क्या कदम उठा सकती है और दीर्घकालिक स्तर पे क्या-क्या कदम उठा सकती है। तो इससे क्या रहेगा कि आपके आंसर को आयाम मिल जाएँगे। ठीक है? तो शॉर्ट टर्म मेजर में क्या-क्या हो सकता है भाई कि प्रोवाइडिंग फूड एंड प्रोटीन सिक्योरिटी, है ना? जो गरीब लोग हैं उनको आप भोजन और प्रोटीन सुरक्षा प्रदान करें। तो इसके लिए भारत सरकार ने गरीब कल्याण योजना भी शुरू करी थी अगर आप लोगों को ध्यान हो तो। ठीक है? एक भारत एक राशन योजना शुरू करी। इसके लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएँ तो इसमें आत्मनिर्भर भारत सरकार ने शुरू करी है अभी, ठीक है? उचित दरों पर आवास सुविधा तो इसके लिए कौन-सी है प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है? मुफ्त शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए तो इसके लिए आरटीई है, राइट टू एजुकेशन है ना? जो कब आया था 2009 में आया था। तो ये क्या होगा अल्पकालिक उपाय होगा ये। अल और इसको मुफ्त शिक्षा को आपको उससे जोड़ना है किससे? मिड डे मील से। ठीक है? मिड डे मील से इसलिए जोड़ना है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के ऊपर बात हो रही है और अगर आपका पेट भरा होगा ना तो आप दूसरी चीज़ों भी सोच पाएँगे। और दीर्घकालिक उपाय में क्या होगा कि भाई कौशल विकास पर ध्यान देना क्योंकि कौशल विकास तो एक रात में बढ़ता नहीं है। रोज़गार के नए अवसर बनाए ब प्रदान करने का प्रयास करना या रोज़गार के नए अवसर ढूँढना और रोज़गार के नए अवसर भी एक रात में तो मिलते नहीं हैं। प्रत्येक क्षेत्र का विकास करना यानी कि कौन से सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात हो रही है यहाँ पे। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी यानी कि जो द्वितीयक क्षेत्र है उसमें भी हमें जो लेबर इंटेंसिव फैक्ट्री है ना? यानी कि श्रम प्रधान फैक्ट्री जो होंगी उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना रहेगा। ठीक है? समावेशी विकास और वित्तीय समावेशन पे हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो ये और वित्तीय समावेशन के लिए अलग-अलग योजनाएँ जैसे पीएम जन धन योजना हो गया, एक खाता एक जन, ये योजना हो गई। तो ये आप इस तरीके से दीर्घकालिक और अल्पकालिक में इसको बाँट करके आप बता सकते हैं। तो ये आपको जो 15 नंबर में जो आएगा 2019 में, तो उसमें आपको हेल्पफुल रहेगा। फिर इसके बाद ये पूरी सूची दी हुई है यार कि अलग-अलग से भारत सरकार ने कब-कब, कौन-कौन सी योजना शुरू करी है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम आप लोगों को क्या करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट काम, इनके ईयर देख लेना यार, ठीक है ना? ईयर मैं इसका लिख नहीं पाया हूँ यहाँ पे, ईयर इनके ज़रूर याद कर लेना, बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है? मतलब ये स्लैग ही कम पड़ जाएगी, ईयर इतने इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो इंटीग्रेटेड ये दिया हुआ है एकीकृत ग्राम विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, अन्नपूर्णा योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, महात्मा गांधी मनरेगा योजना, ठीक है? ग्रामीण ये मनरेगा आ नहीं पाया है यहाँ पे पूरा, आप इसको समझ सकते हैं मनरेगा, ठीक है? अ, ये क्या है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये तो अलग से एमपीपीएससी ने 6 मार्कर में पूछा है, ठीक है? तो इसको तैयार कर लो। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, जनधन योजना, कौशल विकास योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, उज्ज्वला, गरीब कल्याण, राष्ट्रीय पोषण, स्ट्रीट वेंडर, श्रम योगी मानधन योजना। तो इन लोगों के ईयर आप ज़रूर याद कर लेना क्योंकि इसके ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ईयर दे नहीं पाया हूँ यहाँ पे, ठीक है? फिर क्या है कि पॉवर्टी इन इंडिया फ्रॉम 2011 टू 2019 इन अ नटशेल, ये क्या है कि एक ऐसी फोटो थी वर्ल्ड बैंक की तरफ से, उन्होंने पॉवर्टी हैज डिक्लाइन ओवर द लास्ट डिकेड बट नॉट एज मच एज प्रीवियसली थॉट, यानी कि ये एक शीर्षक से इन्होंने वो निकाला था, क्या बोलते रिपोर्ट निकाली थी। पॉवर्टी जो है 2004 से 11 के बीच में 2.5 से कम हुई है और 11 से 19 के बीच में 1.3 से। और रूरल पॉवर्टी जो है यानी कि ग्रामीण ग्रामीण गरीबी जो है वो 14
7.9 से कम हुई है और 11 से 19 के बीच में 7.9 से। तो जो टोटल पॉवर्टी है वो 12% 0.3 के नाम से कम हुई है। आप ये जो डेटा है ये वर्ल्ड बैंक के नाम से आप मेंस में उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत मदद मिलेगी इन सब चीज़ों से, है ना। फिर हम क्या बात करते हैं कि ये एक साइकिल है, रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड इनकम, की स्वास्थ्य और आय के बीच में क्या संबंध होता है, और ये है क्या गरीबी और स्वास्थ्य के बीच में क्या संबंध होता है। तो पॉवर्टी और इल हेल्थ दी विशियस साइकिल, दुष्चक्र है, मतलब गरीबी और स्वास्थ्य का दुष्चक्र। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पुअर, पुअर के जो गरीब है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि इन एडुकेट सर्विस यूटिलाइजेशन, अनहेल्दी सैनिटरी डाइटरी प्रैक्टिस एक्सेट्रा। मतलब कि क्या क्या है कि जो उसके पास सर्विस है, सर्विस प्रयोग करने के लिए वो अक्षम है, अनहेल्दी सैनिटरी यानी कि साफ सफाई की कमी है, उसका भोजन प्रणाली भी ठीक नहीं है। तो इससे क्या होता है कि हेल्थ प्रभावित होता है, कैसे माल न्यूट्रिशन होगा, हाई फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, बच्चे ज़्यादा पैदा होंगे। इससे क्या होगा, तो आपकी जो इनकम है वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि आप बीमार ज़्यादा पड़ोगे, पैसे उसमें लग जाएंगे, पहली बात। ठीक है, पहली बात क्या है, डिजीज, फिर उसमें आपका ट्रीटमेंट, तो उसमें पैसा लग जाएगा। दूसरा क्या होगा कि आप अगर ज़्यादा बीमार हो गए ना तो आपका ह्यूमन रिसोर्स यानी कि स्किल जो है वो प्रभावित हो जाएगी, तो कोई आपको काम पे नहीं रखेगा। तो ऐसे दो दो तरीके से आप प्रभावित हो जाओगे। और ये क्यों, अब इससे क्या होगा, कॉज बाय lack of income knowledge, poverty in community social norm and weak institution and infrastructure bad environment, इन सब के कारण ये होता है। और हेल्थ और इनकम में क्या रिलेशन है कि बेटर हेल्थ क्या है, अलाउ पीपल टू गेन एंड सस्टेन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कैन रिड्यूस द कॉस्ट पीपल फेस फ्रॉम इल हेल्थ, अलाउ पीपल टू हैव मोर ऑप्शन एज ए मोर एक्टिव लाइफ। जितना ज़्यादा आप स्वस्थ रहोगे उतना ज़्यादा आप काम उतना अच्छे से काम कर पाओगे, और यही चीज़ क्या करेगी, आपकी इनकम बढ़ा देगी। तो ये एक रिलेशनशिप था इन दोनों के बीच में। ठीक है, पॉवर्टी ग्रैप यानी कि गरीबी का दुष्चक्र इसको कहते हैं। ये रैगनर नकर्से ने दिया था, और ये बताया हुआ था कि कैसे जो है, जो लेवल ऑफ एजुकेशन और हेल्थ से क्या होता है कि ह्यूमन कैपिटल प्रभावित होती है। ह्यूमन कैपिटल प्रभावित होगी, इससे आपकी उत्पादकता प्रभावित होगी, उत्पादकता से आपकी इनकम कम हो जाएगी। जब आपकी इनकम कम होगी तो आपकी सेविंग भी कम होगी, जब आप सेव ही नहीं कर पाओगे तो आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाओगे, और इन दी एंड में इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये पॉवर्टी यानी कि गरीबी के लिए इतना ही है। अच्छा, ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोगों, इसको 3 मार्कर में ये बना लेना। और ये जो रैगनर नकर्से है, इसको जरूर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाई साहब। कभी भी आ सकते हैं पेपर में, क्या पता 5 नंबर में ही आ जाए, सॉरी 6 नंबर में, 5 में भी आ सकते हैं 2021 के पेपर के लिए, और 6 में आ सकते हैं 2019 के पेपर के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ों को। तो दोस्तों अभी के लिए मैं क्या बोलते, इतना ही है। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस। और इफ़ यू लाइक माय इनिशिएटिव, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, अब तो आपके पेपर भी आ गए हैं, तो मैं आपको इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से हेल्प कर पाऊंगा अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।